हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से आप लोग बाबू जल्दी से जल्दी लाइव आइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर 5 है यानी पृष्ठ रसायन, उसका अंतिम पार्ट लेके आ चुके हैं, है ना। और आज हम लोग क्या करेंगे, पृष्ठ रसायन को खत्म करेंगे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं बाबू, अगर चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो फटाफट से क्या करिए, जितने भी सारे बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिए। और लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ज्वाइन नहीं हैं तो नंबर नोट कीजिए 9135742024। ठीक है, आप इस पे क्या करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खास, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बाबू अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो मात्र 499 में आपको क्या मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलने वाला है। तो ऐप पे जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और बाबू वहीं से परचेस कर लीजिए मात्र 499 में। और बाबू ध्यान में रखना है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नंबर नोट कीजिए 629924 8935। ठीक है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बाबू, पिछली कक्षाओं में हम लोग पृष्ठ रसायन में क्या क्या पढ़े थे कि उत्प्रेरण क्या होता है। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि बाबू कि उत्प्रेरक क्या होता है। ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, ये सारी चीजों को हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद से हमने क्या पढ़ा, समांगी उत्प्रेरक क्या होता है, विषमांगी उत्प्रेरक क्या होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल के साथ यानी 1 घंटे का क्लास था, उसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बाबू डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड के बारे में कि कोलाइड आखिर होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा बाबू चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, सिंपल सा यहाँ पे देखिए। सबसे पहले क्या है, ये ग्लास है। ग्लास में क्या है बाबू, पानी है। ठीक है, पानी है। अब पानी में हम बाबू याद रखना है कि चीनी घोलेंगे तो क्या बनेगा। तो बाबू यहाँ पे ध्यान में रखना है कि पानी, है ना, ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे कि पानी, है ना, जितने भी सारे बच्चे हैं ध्यान में रखिएगा कि पानी अब प्लस चीनी मिलेगा तो क्या बनेगा, तो बाबू हमारा बन जाएगा विलयन। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, जब पानी में चीनी घोला जाता है तो बाबू क्या बनता है, विलयन, जो कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। ये क्या बनेगा, विलयन, है ना, विलियन बनेगा, है ना, क्या बनेगा बाबू, विलियन बनेगा। और विलियन में क्या होता है, जो पानी होता है ये क्या होता है, विलायक होता है। ये हमने आपको पढ़ाया हुआ था, ये विलायक हो गया। आज जो घुल जाए, जो विलीन हो जाए, उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, ये समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, ये क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है ना। दो या दो से अधिक अवयव का समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो विलयन कहते हैं। बाबू अभी आपको समझ में आएगा, आप बोलिएगा कि अरे सर आप विलयन कैसे पढ़ाने लगे, विलयन आप कैसे पढ़ाने लगे। तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, लेकिन सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि ये क्या है, हमारा पानी है। पानी क्या होता है, शुद्ध विलायक होता है। ठीक है, और जब शुद्ध विलायक में ये क्या है, हमारा चीनी है। ठीक है, ये क्या है हमारा बाबू, चीनी है। तो शुद्ध विलायक में अगर हम क्या करते हैं, कोई मतलब क्या विलय पदार्थ मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, घुल जाता है। जैसे क्या है, चीनी हमारा विलय पदार्थ है, तो ये क्या हो जाएगा कि बाबू ये पानी के रंग का आकार का हो जाएगा और चीनी जो होगा हमको क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। चीनी के कण हमको दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे। चीनी क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। और ये क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। और विलायक प्लस विलय मिला के क्या बनता है, विलयन बनता है। और ये क्या होता है, दो या दो से अधिक अवयव का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया कि नहीं, बता दीजिए। जिसे हम लोग वास्तविक विलयन भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, अब यहां पे एक बात बताइए, अब एक और प्रवस्था आता है। हमने क्या कहा इसमें, यहां पे क्या किया बाबू, पानी में क्या मिलाया, चीनी मिलाया, जिसे हमने क्या नाम दिया, विलयन नाम दिया। ठीक है, अब बाबू हम क्या करेंगे कि पानी में सेंड मिलाएंगे। सेंड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बाबू याद रखना है कि बालू होता है। अब हम चीनी में मतलब याद रखना है कि शुद्ध विलायक में, है ना, शुद्ध विलायक में पानी क्या है, विलायक है। ठीक है, अब शुद्ध विलायक में हम क्या मिलेंगे, कोई अविलय पदार्थ मिलाएंगे तो बाबू क्या होगा, ये अविलयन बनेगा। क्या बनेगा बाबू, अविलयन बनेगा, अविलय बनेगा। अब अविलय का मतलब क्या होगा, यहां पे ध्यान में रखना है कि जब हम पानी में बालू को घोलेंगे तो क्या होगा, अविलय होगा।
अविलय, है ना। जब तक बाबू यहाँ पे याद रखना है कि जब पानी में क्या करेंगे, अगर आप बालू को डालते हैं तो जब तक पानी को घुमाएंगे क्या होगा, बालू का कण इसके साथ क्या करेगा, घूमेगा पूरा। और जैसे ही पानी घूमना बंद होगा बाबू क्या करेगा, पृथ्वी अपना क्या करेगा, जलवा दिखाएगा और क्या करेगा, बालू का जो कण होगा वो क्या होगा, ग्लास के तल में आके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, अविलय हो गया। तो यहाँ पे हमने दो चीजें देखी। पहला चीज हमने क्या देखा बाबू, पहला चीज हमने ये देखा कि जैसे ही हम क्या कर रहे हैं कि पानी में क्या कर रहे हैं बाबू, चीनी मिला रहे हैं, तो हमारा ट्रू सॉल्यूशन बन रहा है और ये एक समांगी मिश्रण बन रहा है, जिसमें क्या हो रहा है बाबू कि इसमें चीनी के अवयव हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने पानी में क्या मिलाया, बालू मिलाया, तो बालू के कण क्या हो गए, जैसे जब तक पानी घूमेगा बाबू बालू के कण उसके साथ घूमते रहेंगे, लेकिन जैसे ही पानी घूमना बंद हो जाएगा बाबू क्या होगा, बालू का कण हमको दिखाई देने लगेगा, यानी पानी अलग बालू अलग होगा, ये अविलय होगा। लेकिन एक प्रवस्था ऐसा आता है बाबू, याद रखना है बाबू, और इसका नाम क्या दिया जाता है, एक बार बताइए तो सभी बच्चे बाबू, एक बार इसका नाम क्या दिया जाता है, जल्दी से जल्दी बता दीजिए, इसका नाम क्या दिया जाता है, फटाफट से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, निलंबन कहा जाता है बाबू, ध्यान में रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बाबू यहाँ पे एक अवस्था आता है, पहले तो हमने क्या मिलाया, पानी में क्या मिलाया, चीनी मिलाया, ठीक है, हमने क्या मिलाया, चीनी मिलाया, ठीक है, हमने क्या मिलाया, पानी में चीनी मिलाया। फिर हमने क्या मिलाया, बालू मिलाया बाबू, हमने क्या मिलाया, बालू मिलाया, ठीक है, हमने क्या मिलाया, बालू मिलाया। अब एक प्रवस्था ऐसा आता है कि हम पानी में क्या करते हैं, स्टार्च मिलाते हैं, है ना। स्टार्च, स्टार्च का मतलब क्या, मान लीजिए कि पानी में हमने मैदा घोल दिया, हमने क्या किया, बेसन घोल दिया, हमने पानी में क्या किया, आटा घोल दिया। तो उस अवस्था में लगता है कि पानी में घुल भी गया है या नहीं भी घुला है, एक गाढ़ा सा पिष्ट बन जाता है ना। और इसी को क्या कहा जाता है, कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलाइड कहा जाता है। और कोलाइड कणों का आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 क्या होता है, नैनोमीटर तक होता है। यानी हमको क्या पढ़ना है, कोलाइड पढ़ना है। पहले हमने क्या पढ़ा कि अगर हम पानी में चीनी घोलते हैं तो चीनी के कण क्या होते हैं, पानी में विलुप्त हो जाते हैं, यानी ये समांगी मिश्रण बनता है जिसे हम लोग विलयन कहते हैं। और एक प्रवस्था ऐसी आती है कि जब पानी में हम बालू मिलाते हैं तो बाबू ये अविलय होता है, जिसे हम निलंबन कहते हैं, जिसको हम नंगी आंखों से बाबू क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन एक प्रवस्था ऐसा आता है कि जब हम क्या करते हैं कि पानी में स्टार्च मिलाते हैं। स्टार्च का मतलब क्या हो गया बाबू, जैसे हमारा मान लीजिए कि मैदा घोल दिए तो एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाता है ना। अब हमको लगता है कि घुला भी है या नहीं भी घुला है, क्या है बाबू, घुला भी है या नहीं भी घुला है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए बेसन घोल दिए, है ना, तो क्या हो जाता है, गाढ़ा पेस्ट बन जाता है, आटा घोल दिए, गाढ़ा पेस्ट बन जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, कोलाइड कहा जाता है। तो सिंपल से हम लोग को क्या पढ़ना है, कोलाइड के बारे में, और कोलाइड को समझाने के लिए ही उतना ये सब आपको बताना पड़ा, ठीक है। कोलाइड क्या होता है, तो वे विलयन जिसके विलय कणों का आकार, है ना, जिसके विलय के कणों का आकार, विलय क्या होता है, जो घुल जाए, है ना, जिसके विलय के कणों का आकार क्या होता है, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक होता है, कोलाइडी विलयन कहलाते हैं, है ना, याद रखिएगा, है ना। कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वास्तविक विलयन के कणों के आकार से बड़ा होता है। वास्तविक विलयन क्या है, हमारा ट्रू सॉल्यूशन ये है कि जब हमने क्या किया, ग्लास में चीनी मिलाया तो बाबू क्या हो गया, चीनी के कण एकदम क्या हो गए, विलुप्त हो गए, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो वास्तविक विलयन यानी याद रखना है कि कोलाइडी कणों का जो आकार होता है क्या होता है, वास्तविक विलयन के कणों के आकार से बड़ा होता है, जबकि निलंबन कणों के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। अब हमने पानी को क्या किया, बालू में घोला, ठीक है, तो बालू के कण दिखाई देने लगे, और इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं, है ना, निलंबन कहते हैं। तो बाबू याद रखना है कि कोलाइडी विलयन क्या होता है, जिसके कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा और निलंबन से क्या होता है, छोटा होता है। बाबू ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे विलयन जिसमें कणों का आकार 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर में, ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है, एक देता है सेंटीमीटर, एक देता है मीटर, ध्यान रखना है। तो याद रखना है सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मीटर में पूछेगा तो बाबू 10 के पावर -7 मीटर से 10 के पावर बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9 मीटर तक होता है। तो ये आपको क्लियर रखना है। तो आपको
समझ में आ गया कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है। कोलाइडी विलयन क्या होता है? कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं बाबू? जिसमें कणों का आकार क्या हो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, तो उस गोल को हम लोग क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन कहते हैं। कोलाइडी विलयन में जो कणों का आकार होता है वास्तविक विलयन से बड़ा होता है और बाबू निलंबन से क्या होता है? छोटा होता है। ये आपको क्लियर रखना है। और कोलाइडी विलयन में कणों का आकार क्या होता है? सेंटीमीटर में पूछे तो 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होता है, जबकि मीटर में पूछे तो 10 के पावर -7 से 10 के पावर 9 मीटर तक होता है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये आपको क्या हो गया? समझ में आ गया। बोलिए, क्लियर हो गया। अब अगर कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण करें तो भौतिक आधार पे क्या होता है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे याद रखना है कि ये हमारा क्या है? पानी। पानी में हमने क्या मिलाया है? स्टार्च मिलाया है। तो ये हमारा क्या होता है? तो बाबू प्रक्षेपण प्रवस्था होता है, ठीक है। ये क्या होता है? हमारा प्रक्षेपित प्रवस्था होता है। क्या होता है बाबू? याद रखना है, प्रक्षेपित प्रवस्था, है ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रक्षेपित। ये क्या होता है? हमारा प्रक्षेपित प्रवस्था होता है, प्रवस्था, है ना। जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं बाबू? विलायक भी कह सकते हैं, है ना। विलायक, है ना बाबू, इसको विलायक भी कह सकते हैं। ये हमारा क्या होता है? प्रक्षेपित प्रवस्था होता है। और ये हमारा क्या होता है? प्रक्षेपण माध्यम होता है। क्या होता है प्यारा बच्चों? ये हमारा प्रक्षेपण माध्यम होता है, ठीक है। याद रखना है, प्रक्षेपित प्रवस्था होता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है। और हमारा ये क्या होता है? प्रक्षेपण माध्यम हो जाए, जिसे हम लोग विलय कहते हैं, या परिक्षिप्त प्रवस्था भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रक्षिप्त। यहां पे याद रखना है प्रक्षिप्त, है ना। प्रक्षिप्त प्रवस्था भी हम लोग इसको कहते हैं, है ना। प्रवस्था भी हम लोग कहते हैं। तो बाबू ये आपको क्लियर रखना है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? विलय भी कहेंगे, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बाबू यहाँ पे आता है कोलाइडी कणों का वर्गीकरण। तो बाबू यहाँ पे हमने विलयन पढ़ा था। तो विलयन में हमने क्या पढ़ा था कि बाबू ठोस को ठोस में घोल सकते हैं, बाबू ठोस को द्रव में, यानी ठोस द्रव गैस, यानी यहाँ पे कितना होता है? 3। और तीनों को 3 में घोल देते हैं तो कितने प्रकार का हो जाता है? 9 प्रकार का, है ना। तो उसी प्रकार में कोलाइडी कणों का जो बाबू याद रखना है वर्गीकरण करते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ठोस को ठोस में घोलना है तो इसे क्या कहेंगे? ठोस सोल कहेंगे। अगर ठोस को ठोस में घोलना है बाबू तो इसे क्या कहा जाता है? ठोस सोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? ठोस सोल कहा जाता है। क्या? ठोस सोल। जैसे कुछ रंगीन कांच का यहाँ पे रत्न प्रस्तर, यानी 2 कांचों को मिला के बाबू एक रंगीन कांच बनाया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? अगर प्रक्षेपित प्रवस्था क्या हो बाबू? याद रखना है, ठोस हो। अब प्रक्षेपण माध्यम क्या हो बाबू? द्रव हो। तो ये क्या कहलाता है? सोल कहलाता है, ठीक है। अगर प्रक्षेपित प्रवस्था ठोस हो, है ना, अब प्रक्षेपण माध्यम क्या हो? गैस हो, तो ये एरोसोल कहलाता है। जैसे बाबू यहाँ पे याद रखना है कि धुआं, और यहाँ पे क्या हो गया? फूल हो गया, है ना। और यहाँ पे याद रखना है कि किसी ठोस में किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है? सोल कहलाता है। अब बाबू जैसे हो गया हमारा पेंट, कोशिका तरल, ये हमारा हो गया। अब बाबू किसी ठोस में किसी द्रव का क्या कहलाता है? एरोसोल कहलाता है। जैसे धुआं धूल हो गया। अब देखिए कि किसी द्रव में किसी ठोस का, तो बाबू किसी द्रव में किसी ठोस का क्या हो जाएगा? जेल कहेंगे। जैसे हमारा पनीर हो गया, मक्खन हो गया, जेली हो गया। अब देखिए कि किसी द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है? पायस, जिसे इमल्सन कहते हैं। जैसे दूध, बालों की क्रीम, है ना, बालों की क्रीम, ये हो गया। अब किसी द्रव में किसी गैस का, इसे कहेंगे एरोसोल, है ना। गैस में ठोस कहेंगे, क्योंकि बाबू याद रखना है इसे कहेंगे ठोस सोल। और बाबू गैस में किसी द्रव का फोम, जैसे प्यारे बच्चों याद रखना है कि हमारा फैन हो गया, फेंटी, मतलब याद रखना है कि यहाँ पे फोम हो गया, यहाँ पे फेंटी लगाई क्रीम, साबुन की झाग, ये सब होता है। तो ये 9 प्रकार के होते हैं, है ना। सॉरी 6 प्रकार, मतलब 6, 7, 8 प्रकार के होते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको हमने डिटेल में लिखा है कि ठोस सोल क्या होता है, ठीक है। क्या चीज? ठोस सोल क्या होता है? तो जिसमें एक ठोस पदार्थ के कण दूसरे ठोस पदार्थ के कणों के बिखर जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस सोल कहते हैं। अब बाबू यहाँ पे याद रखना है कि सोल क्या होता है कि जब प्रक्षेपित माध्यम ठोस होता है और प्रक्षेपण चरण कोलाइडी प्रणाली में तरल होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सोल कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पेंट, स्याही, गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, स्टार्च आदि, है ना। अब ठोस एरोसोल क्या होता है कि जिसमें ठोस कणों के अति सूक्ष्म कण गैस में प्रक्षेपित हो जाते हैं। यहाँ पे ठोस एरोसोल क्या होते हैं? कहलाते हैं। जैसे धुआं हो गया, है ना, धूल हो गया,
भारी आंधी हो गया, धूल भरी आंधी हो गया, उद्योग से निकलने वाले क्या हो गए, धुएं हो गए। अब जेल क्या कहलाता है, एक कोलाइडी घोल जिसमें तरल की बूंदों की एक ठोस प्रक्षेपण माध्यम में फैल जाता है। जैसे यहाँ पे याद रखना है कि जेली हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया। अब ठोस झाग क्या होता है कि एक कोलाइडी घोल जिसमें गैस के सूक्ष्म कण ठोस यहाँ पे फैलाव माध्यम में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जैसे झाव, रबड़, केक, ये क्या होते हैं प्यारा बच्चों, ठोस झाग होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ जाए यहाँ पे कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है। अब बाबू यहाँ पे याद रखना है कि द्रव स्नेही कोलाइड यानी द्रव के साथ जो स्नेह करके कोलाइडी विलयन का निर्माण करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं, है ना। ये आप लोग क्लियर रखिएगा, ये सब आपके एग्जामों में बाबू पूछा जाता है। द्रव स्नेही कोलाइड क्या कहा जाता है या लियोफिलिक सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, द्रव रागी कोलाइड यानी वे पदार्थ, याद रखिएगा वे पदार्थ जो यहां पे याद रखना, वे पदार्थ जो द्रव अर्थात प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने से आसानी से कोलाइडी विलयन बना ले, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव रागी कोलाइड कहते हैं। बाबू यहां पे याद रखना है कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या है, तो आप क्लियर रखिएगा कि वे पदार्थ जो द्रव अर्थात प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने से क्या करे, कोलाइडी विलयन का निर्माण कर दे, है ना। वैसा पदार्थ याद रखना है कि जो प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने से क्या हो बाबू, आसानी से कोलाइडी विलयन का निर्माण कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो द्रव रागी कोलाइड कहते हैं। जैसे गोंद हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया आदि द्रव स्नेही कोलाइड के उदाहरण है। अब आता है द्रव विरोधी कोलाइड। विरोध का मतलब क्या हो गया कि ये द्रव के साथ क्या करेगा बाबू, याद रखने के संपर्क में क्या करेगा, कोलाइड विलयन का निर्माण नहीं करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। यानी वैसे प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, द्रव विरोधी या द्रव रागी, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कोलाइड कह सकते हैं। जैसे सल्फर सोल हो गया, सोना सोल हो गया, प्लेटिनम सोल हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाइए यहाँ पे कि द्रव स्नेही कोलाइड तथा द्रव विरोधी कोलाइड में आप अंतर स्पष्ट करें, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखिए द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, इसमें अंतर लिखना है। तो द्रव स्नेही कोलाइड अस्थाई होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, अस्थाई होता है ना। द्रव स्नेही कोलाइड उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, जिसको पुनः प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड में जल में शीघ्र ही अवक्षेप नहीं होता है। जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है उसमें जल में शीघ्र ही अवक्षेप नहीं होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड में जल में क्या होता है, शीघ्रता से अवक्षेपित हो जाता है। अगला कि द्रव स्नेही कोलाइड के कण पर आवेश की मात्रा क्या होती है, बहुत कम या शून्य होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड पे क्या होता है, निश्चित धनात्मक आवेश चाहे निश्चित ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। तो ये भी टॉपिक आप लोग क्लियर रखिएगा। अब आता है बाबू क्या अगला टॉपिक। बाबू पूरा चीज तो पढ़ा दिए थे, ये छोटा सा भाग छूटा हुआ था, यही पढ़ाना था, तो जल्दी जल्दी हम पढ़ा देते हैं, क्योंकि सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, इसीलिए जल्दी जल्दी हम आज क्या कर रहे हैं, क्लास को करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब पढ़िए कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। बाबू टिंडल प्रभाव क्या होता है कि बाबू याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मान लीजिए कि कोलाइडी विलयन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोलाइडी विलयन है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये हमारा क्या है, कोलाइडी विलयन है। ठीक है, ये हमारा क्या है बाबू, कोलाइडी विलयन है। इसमें क्या है, कोलाइडी विलयन है, जल भी है ना, इसमें क्या है, कोलाइडी विलयन भी है ना। तो बाबू याद रखना है कि जब कोलाइडी विलयन को सूर्य के प्रकाश से गुजारा जाता है, यानी ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है, टॉर्च है, ये है क्या है बाबू, टॉर्च है। ठीक है, ये क्या है, टॉर्च है। ठीक है, ये क्या है, हमारा टॉर्च है। ठीक है, इससे यानी जब प्रकाश की किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है, तो कोलाइडी कण प्रकाश की किरणों को क्या करता है, यहां से जब प्रकाश की किरणें निकलेगी ना, इसको क्या कर देता है, फैला देता है, बिखरा देता है ना। यानी प्रकाश का पथ क्या होता है, दिखलाई देने लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन से गुजरता है तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, यहाँ पे क्या हो जाए, बिखराव की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो टिंडल प्रभाव करते हैं। ये क्या करता है, प्रकीर्णित कर देता है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए अगला कि पायस क्या होता है। तो पायस हमने क्या कहा, पायस किसे कहते हैं, तो किसी द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण ही बाबू क्या कहलाता है, पायस कहलाता है या इमल्सन कहलाता है। यानी याद रखना है कि वह कोलाइड, मतलब याद रखना है विलयन, वह कोलाइडी विलयन जिसमें प्रक्षेपित प्रवस्था भी द्रव हो और प्रक्षेपण माध्यम भी द्रव हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ध्यान में रखना है। तो वैसे बने कोलाइड को हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सन या पायस कहते हैं। वैसा कोलाइडी विलयन जिसमें प्रक्षेपित प्रवस्था भी द्रव हो और प्रक्षेपण माध्यम भी द्रव हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग बाबू, पायस कहते हैं। यानी वह कोलाइडी विलयन जिसमें प्रक्षेपित प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होता है, तो इस प्रकार के बने कोलाइडी विलयन को हम लोग पायस कहते हैं। इसे इमल्सन भी कहा जाता है। साधारण भाषा में द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण ही क्या कहलाता है, पायस कहलाता है। यानी पहला होता है कि तेल में द्रव मतलब पानी का परिक्षेपण और पानी में तेल का परिक्षेपण, तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। यहीं पे क्या होता है, चैप्टर समाप्त होता है। और सही से इसको हम उतना नहीं पढ़ा पाए हैं क्योंकि सर में थोड़ा सा दर्द है, इसलिए छोड़ दिए हैं। बाकी इसका सब्जेक्टिव में हम पूरा उपाय कर देंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।